नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 104 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट कोड BHIC 104 का जो संबंध है वो मध्यकालीन विश्व की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पैटर्न से है। जहां इस PDF में टोटल 8 प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। और जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि रोम की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो रोमन गणतंत्र था उस समय की अर्थव्यवस्था क्या थी, हमें यह बताना है। तो देखिए, तो रोमन गणतंत्र के दौरान जो अर्थव्यवस्था थी वो है अर्थव्यवस्था कृषि पर भी निर्भर थी, व्यापार भी होता था, श्रमिक भी बहुत थे और इंजीनियरिंग जैसी जो गतिविधियां थी वो भी थीं। तो इससे पता चलता है कि जो रोम का गणतंत्र था प्राचीन विश्व की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। यानी कि उस समय की अगर बड़ी इकोनॉमी देखोगे तो उनमें से एक रोमन इकोनॉमी थी, जो कि बड़े पैमाने पर व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। न सिर्फ आंतरिक गतिविधियां होती थी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था। रोम का सिल्क रूट आप सभी जानते हो कि लगभग 6000 किलोमीटर का सिल्क रूट था, जहां से बड़े पैमाने पर व्यापारिक गतिविधियां संचालित होती थीं। अब हम बात करते हैं कि रोम की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। तो रोम के गणतंत्र की बात करोगे तो इसकी इकोनॉमी की रीढ़ जो थी वो कृषि थी। तो भूमि का जो स्वामित्व था और जो कृषि की उपज थी इससे बहुत ज़्यादा इनकम होती थी। राजा इसी से बड़े पैमाने पर टैक्स की वसूली करते थे। खेती किन किन चीज़ों की होती थी, तो बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन किया जाता था, जौ का उत्पादन किया जाता था, जैतून का उत्पादन किया जाता था और अंगूर जैसी फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती थी। खासतौर पर जैतून का तेल और शराब महत्वपूर्ण निर्यात उत्पाद थे। यानी कि सबसे ज़्यादा जैतून का तेल और शराब एक्सपोर्ट किया जाता था, दूसरे देशों को भेजा जाता था। तो रोमन अर्थव्यवस्था की पहली विशेषता यह है कि ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। कृषि ही इनकी बैकबोन है। सबसे ज़्यादा जो इनकम जनरेट होती है वो कृषि से ही होती है। गेहूँ, जौ, जैतून, अंगूर जैसी जो फसलें हैं ये प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा बुक में कि रोमन साम्राज्य की जब खुदाई हुई थी तो वहाँ से एम्फोरा और ड्रेसल 20 मिले थे। तो मॉन्टी टेस्टेक्यू नाम की एक जगह थी, वहाँ से 5 करोड़ एम्फोरा मिले थे। और एम्फोरा वो बर्तन था जिसमें भरकर जैतून का तेल भेजा जाता था और अंगूरी शराब भेजी जाती थी। इसी प्रकार से ड्रेसल 20 मिला था, जो कंटेनर थे। इसमें बड़े पैमाने पर ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल भेजा जाता था, जिससे पता चलता है कि बड़े पैमाने पर जो है अंगूरी शराब और जैतून का तेल एक्सपोर्ट किया जाता था। भूमि के स्वामित्व की अगर आप बात करोगे तो लैंड ओनरशिप धनी लोगों के पास थी, जिन्हें पैट्रिशियन कहा जाता था। यह समाज में सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक थे। छोटे किसान जिन्हें प्लेबियन कहा जाता था, इनके पास जमीन कम थी और ये गरीब थे, इनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो अगर आप लैंड ओनरशिप की बात करोगे, भू स्वामित्व की बात करोगे, तो जमीन पर जो कब्जा था वो धनी लोगों का था। और यही वजह थी कि धनी लोग और धनी होते चले गए और गरीब व्यक्ति और गरीब होता चला गया। व्यापार की बात करोगे तो रोमन जो गणतंत्र था इसने मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर के चारों तरफ व्यापारिक नेटवर्क स्थापित कर रखा था। आप सभी को पता है जो रोमन साम्राज्य वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। यूरोप में भी फैला हुआ था, थोड़ा हिस्सा एशिया में भी आता था और थोड़ा अफ्रीका में। और यहाँ पर बीच में था मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर के आसपास के जितने भी देश थे यहाँ सब इनका व्यापारिक नेटवर्क था। बड़े पैमाने पर मेटल्स यानी कि धातु, अनाज, कपड़े और दासों का व्यापार भी किया जाता था, जिससे रोमन संस्कृतियों को भी बढ़ावा मिला। रोमन गणतंत्र में धातु के सिक्के प्रचलन में थे, जिसकी वजह से व्यापार आसानी से हो सकता था। मुद्रा का जो मानकीकरण किया गया था यह आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों के लिए ही फायदेमंद था। आप सभी को पता होगा, किताब अगर आपने पढ़ी है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चांदी का सिक्का चलता था 4.5 ग्राम का, जो कि दिनारियस कहलाता था। और आगे चलकर जब कॉन्स्टेंटाइन राजा बना था तो उसने क्या करा, उसने एक सोने का सिक्का चलाया जिसे सॉलिडस के नाम से जानते थे। रोम साम्राज्य में दास प्रमुख होते थे। हर परिवार में दासों को रखा जाता था और दासों का व्यापार होता था। कृषि कार्य भी दासों से करवाया जाता था। माइनिंग, जैसे लोही खान से लोहा निकलवाना है, कोयले खान से कोयला, तो ये काम भी कौन करते थे, दास करते थे। घरों में काम करते थे। युद्ध जब होता था, युद्ध में जो लोग हार जाते थे उन्हें दास बनाया जाता था। रोम साम्राज्य की अगली जो अर्थव्यवस्था की विशेषता है वो ये है कि शहरों का अर्थव्यवस्था, जैसे जैसे शहर बढ़ते गए वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ता गया। सड़कों का निर्माण हुआ, पुलों का निर्माण हुआ, जल वितरण प्रणाली और पब्लिक सेक्टर के बहुत सारे काम हुए, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था और आगे बढ़ी। तो रोम साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो सड़कों के माध्यम से, समुद्री मार्गों के माध्यम से बड़े पैमाने पर वेल कनेक्टेड थी। और जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा उतना ही अच्छा ट्रेडिंग भी होगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से नहीं होगा तो आप मान के चलो व्यापार भी अच्छा नहीं होगा। निष्कर्ष ये निकलता है भाई
कि रोम की जो अर्थव्यवस्था है वो विविधताओं भरी है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कृषि से भी आमदनी हो रही है, व्यापार से भी इनकम जनरेट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों वड़कों का निर्माण करवा रहे हैं, पुलों का निर्माण करवा रहे हैं, उससे भी इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, अस्त्र और शस्त्र का निर्माण हो रहा है, उससे भी व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो रोमन गणतंत्र की अर्थव्यवस्था थी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। आशा करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली पेपर में कर देंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि मध्यकाल के यूरोप में जो शिल्प कला का विकास हुआ उसका वर्णन कीजिए। यानी कि मध्यकालीन यूरोप में विभिन्न शिल्पों के विकास और प्रसार पर चर्चा करनी है। तो देखो, शिल्प कला का मतलब क्या होता है? शिल्प कला का मतलब ये होता है कि लोगों के पास कितनी ज़्यादा स्किल्स हैं और वो किस तरीके से सामानों का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि मशीनों का युग आने से पहले सभी जो निर्माण कार्य थे वो हाथों से ही किए जाते थे। तो हाथों की कलाएं कितनी अच्छी हैं, ये शिल्प कला का एक बहुत बड़ा अंग होती थी। तो मध्यकालीन यूरोप की बात करोगे तो 5वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक का जो यूरोप है ये मध्यकालीन यूरोप है। और इस दौरान यहाँ पर शिल्प कला का विकास बहुत अच्छे से हुआ। शिल्प कला से व्यापार बढ़ा और व्यापार से शहर बढ़े। क्योंकि देखिए, जब लोग ज़्यादा धन कमाएंगे तो लग्जरी लाइफ की डिमांड करेंगे, और ऐसे में जो कलाकार होंगे इनके पास ऑप्शन ये होगा कि अपनी कलाओं से नए नए सामान बनाएं और उस सामान को बेचें। तो जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे शिल्प कलाओं का भी विकास होता रहता है। तो सबसे पहले जो शिल्प कला में कार्य आया वो आया कपड़ों का निर्माण। तो हथकरघा उद्योग हुए, बुनकरों ने कपड़े की बुनाई करनी शुरू करी, और ये यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक था। बड़े पैमाने पर ऊन, लिनन और रेशम का उत्पादन होता था। यह उद्योग ब्रिटेन, फ्लैंडर्स और इटली में केंद्रित था। सबसे ज़्यादा हथकरघा और वस्त्र उद्योग यहीं होता था। तो कपड़े की बुनाई जो थी ये सबसे पहले शिल्प कलाओं में आई थी। ठीक है, ऊन, लिनन और रेशम का उत्पादन यहाँ सबसे ज़्यादा होता था। फिर आगे चलकर लोहे और कांसे के जो प्रोडक्ट्स थे वो बनने शुरू हुए। खासतौर पर हथियार बनने शुरू हुए, युद्ध के दौरान सुरक्षा के लिए कवच बनने शुरू हुए, उपकरण बनने शुरू हुए, फिर गहने बनने शुरू हुए। ये भी शिल्प कला के ही अंग थे। तो अगर आप मध्यकालीन यूरोपियन शिल्प कला की बात करोगे तो शिल्प कला का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले हथकरघा उद्योग शुरू हुए, वस्त्र उद्योग शुरू हुए। हाथों से बड़े पैमाने पर धागों को काता जाता था और फिर उनसे कपड़ा बनाया जाता था और फिर ये निर्यात किया जाता था। फिर धातु शिल्प उद्योग शुरू हुए, लोहे और कांसे के औजार बनाए जाने लगे, मर्तबान बनाए जाने लगे यानी कि बर्तन बनाए जाने लगे, और इनका व्यापार किया जाने लगा। आगे बात है कुम्हार कला या फिर सिरेमिक्स। मिट्टी के जो बर्तन थे जिन्हें सिरेमिक्स का उत्पादन या सिरेमिक्स कहा जाता था, ये डेली रूटीन के लिए आवश्यक थे। इस कला ने विभिन्न शैलियों और डिजाइनों को बनाया जिसकी वजह से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और आगे बढ़ी। तो अगर शिल्प कला की बात करोगे सबसे पहले क्या काम शुरू हुआ? वस्त्र निर्माण शुरू हुआ। फिर क्या शुरू हुआ? फिर लोहे और कांसे के औजार बनने शुरू हो गए। फिर क्या हुआ? फिर मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हुए। चमड़े का जो काम था ये भी शिल्प कला का एक बेहतरीन नमूना था। चमड़े के कपड़े, चमड़े के जूते, चमड़े के थैले, ये सब चीज़ें बननी शुरू हुई और इससे कृषि और सैनिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाने लगा। बहुत सारे कारपेंटरों ने लकड़ियों का काम करना शुरू करा। बढ़ईगिरी ने फर्नीचर के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। अब शिल्प कला का विकास हुआ तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? जैसे जैसे शिल्प कला का विकास होगा मार्केट बनेगी जहाँ पर वो शिल्प कलाओं को बेचा जाएगा। जहाँ मार्केट बनेगी वहाँ शहरों का प्रभाव पड़ेगा, और शहरों का प्रभाव पड़ेगा तो व्यापारियों का एक समूह बनेगा, और व्यापारियों के समूह को गिल्ड कहा जाएगा। ये सारे बाजार के नियम बनाएंगे, बाजार के कानून बनाएंगे, बाजार में वस्तुओं का विक्रय कैसे होगा ये सारी चीज़ें तय करेंगे। गिल्ड प्रणाली ने शिल्पकारों को इकट्ठा किया, इन्हें संरक्षित किया और साथ साथ मूल्य निर्धारण किया कि इससे ज़्यादा मूल्य पर सामान नहीं बेचा जा सकता। इसके साथ साथ ये भी तय किया गया कि क्वालिटी किस तरीके से होगी, सामान की गुणवत्ता बनी रहे। ये तमाम चीज़ें जो हैं शिल्प उत्पादन के बाद आई हैं। कला और संस्कृति को बढ़ावा मिला है। कैथेड्रल, मूर्तिकला, पेंटिंग, इन सब चीज़ों का शिल्पकला में योगदान होता गया। निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आप मध्यकालीन यूरोप का इतिहास पढ़ते हो तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर शिल्पकला का विकास हुआ है। लोगों के अंदर नई नई स्किल्स आई, नए नए तरीके के बर्तन बनने शुरू हुए, नए नए तरीके के कपड़े बनने शुरू हुए, नए नए तरीके का आर्किटेक्ट आया। तो इस तरीके से जो रोमन साम्राज्य की संस्कृति और कला है इसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था रोम काल की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताओ, खासतौर पर गणतंत्र समय की। फिर हमने पढ़ा मध्यकालीन यूरोप में जो है शिल्पकला का विकास कैसे हुआ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि रोमन साम्राज्य के अंत में सेना की संस्था को प्रभावित करने वाले
सैन्य पतन का विश्लेषण कीजिए। यानी कि जब रोम साम्राज्य का अंत हुआ तो उसकी सेना का भी अंत हुआ, उसके क्या कारण थे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखो भाई, एक मजबूत देश जब भी हो सकता है जब उस देश की सेना मजबूत हो। जिस देश की सेना कमजोर होती जाएगी उस देश के पतन को कोई रोक ही नहीं सकता, वो देश तो अपने अंत की ओर चलेगा ही चलेगा 101%। तो रोम साम्राज्य के पतन की बात करोगे, पतन का मतलब ये देखो, एक टाइम अगर आप रोमन इकोनॉमी को पढ़ोगे, रोमन कल्चर को पढ़ोगे, रोम के राजतंत्र को पढ़ोगे, तो बहुत डेवलप्ड था, उन्होंने आसपास के बहुत बड़े एरिया जीत लिए थे। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे करके जो है वहाँ के एरिया छूटते चले गए उनसे, उनका व्यापार कम होता चला गया और अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो गई, तो रोम साम्राज्य का पतन हो गया। तो वही वो पूछा है कि रोम साम्राज्य के पतन में सेना जब पतन हुई तो उसके क्या कारण थे। तो देखो, सबसे पहली बात ये कि किसी भी देश की सेना जो खत्म होगी उसका पहला कारण होगा भर्ती में कमी। भाई अगर आप सेना में भर्ती ही नहीं करोगे तो सैनिक कहाँ से उत्पन्न होंगे। तो रोमन सेना की शक्ति उसके नागरिक सैनिकों में निहित थी। समय के साथ साथ नागरिकों ने सैनिक सेवा में योगदान देना बंद किया, जिससे सेना में भर्ती का संकट उत्पन्न हुआ। भाई देखो, किसी देश के नागरिक ये कहें हम तो सेना में नहीं जाएंगे, आर्मी में नहीं जाएंगे, एयरफोर्स में नहीं जाएंगे, नेवी में नहीं जाएंगे, तो भाई जब लोग ही सेना में भर्ती नहीं होंगे तो फिर सेना कैसे बनेगी। और सेना में भर्ती होने के लिए जज्बा चाहिए, और लोग कहें कि यार सेना में तो युद्ध होता है, हमें दिक्कत है, तो लोग क्या होगा, सेना की ओर जाएंगे नहीं, सैनिक पतन हो जाएगा। रोम साम्राज्य में यही हुआ। तो रोम साम्राज्य में सेना की शक्ति उसके नागरिकों पर थी, नागरिक ज्यादा से ज्यादा सेना में योगदान देते थे, देश आगे बढ़ता जाता था। लेकिन क्या हुआ, हुआ ये कि रोम के नागरिकों ने सेना में भर्ती की जगह दूसरी चीजें करनी शुरू कर दी। परिणाम ये हुआ कि सेना में सैनिकों की कमी हो गई। भर्ती की कमी को दूर करने के लिए रोमन सेना ने अधिक से अधिक विदेशी और भाड़े के सैनिकों को भर्ती करना शुरू कर दिया। अब आप विदेशी सैनिकों को अपनी सेना में रखोगे तो वो क्या देश के प्रति भक्ति रखेंगे, तो वो तो सैलरी उठाएंगे, देश चाहे हारे चाहे जीते, उन्हें क्या मतलब। तो इसलिए राष्ट्रीयता की भावना में कमी आ गई। विदेशी सैनिकों को भर्ती किया तो सेना की एकता खत्म हो गई, राष्ट्रवाद की भावना खत्म हो गई। इन सैनिकों की वफादारी पर भी संदेह था और ये सैनिक कई बार विद्रोह भी कर देते थे। तो जो भाड़े के सैनिक होते हैं इनमें डिसिप्लिन की कमी होती है। उसका रीजन है इन्हें पता है हमारा देश ही नहीं है तो हम इस देश के लिए काम क्यों ही करेंगे भाई। इसके अलावा वित्तीय संकट, सेना का पालन पोषण महंगा था भाई, सेना पर खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, युद्ध होंगे तो खर्च और भी ज्यादा बढ़ेंगे, कर प्रणाली और आर्थिक नीतियों में गड़बड़ी होगी। तो ऐसे में सेना को आवश्यक संसाधनों की पूर्ति कैसे देंगे। तो अगर देश की इकोनॉमी डाउन होती जाएगी और तो फिर सैनिक खर्चों को कैसा पूरा करोगे आप, और सेना का खर्चा पूरा नहीं कर पाए रोमन वाले। सैनिक संगठनों में भी परिवर्तन किया गया। तो सैनिक संगठनों में परिवर्तन करने की वजह से उनकी युद्ध की क्षमता में कमी आई और बाहरी आक्रमण शुरू हो गए। ये बाहर से बर्बर आक्रमण शुरू हुए, जैसे गौथ, वेंडल, हुड जनजातियों ने आक्रमण किया और यहाँ के कई एरियो को कंट्रोल में कर लिया। प्रभाव क्या पड़ा, सुरक्षा की कमी थी, सेना की कमजोरी की वजह से साम्राज्य की सीमाएं असुरक्षित हो गई। सेना कमजोर होगा तो सिंपल सी बात है, जो बाउंड्री होगी वो कमजोरी हो जाएगी, कोई भी उस बाउंड्री को क्रॉस करके आ जाएगा। सेना कमजोर हुई तो विद्रोह हुए तो गृह युद्ध हुए, और जो राजा थे वो इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि कोई भी राजा शक्तिशाली जब होता है जब उसकी सेना भी शक्तिशाली हो। धीरे धीरे करके रोम साम्राज्य टूट गया। निष्कर्ष ये निकलता है कि रोम साम्राज्य की सैनिक संस्था ने साम्राज्य की सुरक्षा, स्थिरता और अखंडता को प्रभावित किया। सेना में भर्ती नहीं हुई, वित्त की कमी थी, संगठन की कमी थी, विदेशी आक्रमण बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से रोमन साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर गया और उसकी सेना भी खत्म होती चली गई। तो मैं आशा करता हूँ इन तीनों क्वेश्चनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन के आंसर को बहुत ईजी वे में कर दोगे। तो अगर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भाई जरूर दो और चीज़ों को आगे बढ़ाओ और वीडियो को शेयर भी करो। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है कि मध्यकालीन यूरोप में स्वामी और जो दास के संबंध थे इन्होंने सामंतवाद को किस प्रकार प्रभावित किया। सामंतवाद से दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन अभी आगे और बात करेंगे, और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई पेपर में। तो कह रहा है सामंतवाद को स्वामी और दास के संबंधों ने कैसे प्रभावित किया। तो सामंतवाद क्या है पहले ये समझा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो ये पूरा का पूरा एरिया है, यहाँ पर राजा है, राजा पूरे एरिया पे कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए उसने क्या करा, थोड़े थोड़े एरिया कुछ लोगों को बांट दिए और ये कहा कि आपको इस एरिया को पूरी तरीके से चलाना है। जो व्यक्ति इस एरिया को चला रहा है वो है सामंत, और वो यहाँ से सारा कर इकट्ठा कर रहा है और अपना सैलरी और अपने सैनिकों का वेतन छोड़ के बाकी सारी चीज़ राजा को दे रहा है। ये पूरी व्यवस्था जो है वो सामंती व्यवस्था है, ये सारे सामंत होंगे और ये सिस्टम होगा सामंतवाद। तो यहाँ पर जो ये सामंती है, राजा का कंट्रोल सिर्फ इसके ऊपर है लेकिन जनता पर कंट्रोल इस सामंत का है।
ऐसे में सामंत जनता से दबा के कर की वसूली करेगा और किसानों का शोषण होता जाएगा। तो ऐसे में स्वामी और दास के जो संबंध है वो बदल जाएंगे, क्योंकि एक तरीके से जनता है वो किसकी दास है, राजा की, लेकिन वो किसके लिए काम कर रही है, सामंती के लिए। तो कहीं ना कहीं संबंध बदलेंगे, क्वेश्चन यही आपसे पूछ रहा है। तो देखो, मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद पूरे समाज के स्ट्रक्चर को, अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर को और राजनीति के पूरी की पूरी प्रणाली को प्रभावित करता था। यहाँ पर स्वामी जिसे लॉर्ड के नाम से जाना जाता था और दास जिसे वसाल या सर्फ के नाम से जाना जाता था। तो सामंतवाद की परिभाषा क्या थी? तो सामंतवाद में भूमि का स्वामित्व एक महत्वपूर्ण स्थान था। स्वामियों के पास बहुत सारी भूमियां थी जिसे वो वसाल या किसानों को खेती करने के लिए देते थे। भूमि के बदले जो वसाल स्वामी थे वो सेवा का हिस्सा प्रदान करते थे, उपज का हिस्सा, यानी कि जमीन दी जाती थी खेती करने के लिए और वो उपज सारी लॉर्ड को दे दी जाती थी और ये लोग वहां पर खेती बाड़ी करते थे। स्वामी क्या करता था, ये कहता था मैं दास की सुरक्षा करूंगा, बदले में दास जो है वो सेवा करेगा, किसकी, लॉर्ड की, और ये सारा सिस्टम वफादारी पर आधारित था। समाज 3 वर्गों में बटा था, स्वामी, वसाल और दास। ठीक है, दास जो थे वो उन्हें सर्फ भी कहा जाता था। दास भूमि पर काम करते थे, उपज का हिस्सा स्वामी को देते थे, उनके पास व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी, अपने निर्णय नहीं ले सकते थे, लॉर्ड की जमीन पर भी काम करते थे और चर्च के लिए भी काम करते थे, और इनको एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत बांधा जाता था, और वो कॉन्ट्रैक्ट ये होता था कि राजा सुरक्षा देगा और दास काम करेंगे। प्रभाव क्या हुआ कि राजनीतिक व्यवस्था छोटे छोटे राज्यों में बट गई। आगे चलकर ये सामंती पावरफुल हो जाएंगे और अलगाववाद की डिमांड कर देंगे। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर होगी, व्यापार और उद्योग कम होंगे, सामाजिक संबंध अलग तरीके से होंगे, वफादारी, सेवा और भूमि पर आधारित होंगे, और डिसिप्लिन होगा और छोटे लोगों का शोषण किया जाएगा। निष्कर्ष ये निकलता है कि मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद ने स्वामी और दास के संबंधों को परिभाषित किया और समाज की संरचना को एक निश्चित आकार दिया। ये प्रणाली भूमि, प्रभुता, सेवा पर आधारित थी, जिसने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ढांचे को प्रभावित किया। तो अगर मैं आशा करता हूँ अगर इन चारों क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर देंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चन है हम भाग 2 में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।